या काफिला बाद में आएगा, आज पहुंचेगा? देखिए जी, आज तो हमारे सिंध में रैलीज हैं मुख्तलिफ, इंशाल्लाह इसी टाइम के ऊपर कराची, हैदराबाद और दीगर सिंध के शहरों में आज रैलीज हैं और इंशाल्लाह हम लोग इतवार की सुबह सिंध के हमारे जो काफिले हैं वो सिंध से निकलेंगे और इंशाल्लाह वो आके फिर यहाँ मरकजी काफिले को ज्वाइन करेंगे। मैं तो कोई 10-15 दिन से जो मरकज में हमारे सारे मामलात हो रहे थे, मैं यहाँ से था और कुछ चीज़ों को देख रहा था, तो यहाँ मैं मरकजी टीम के कोऑर्डिनेशन के लिए हवाले से पहुंचा हूँ यहाँ। बाकी हमारे सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह आज रैलीज निकल रही हैं। उसके अलावा इतवार को सब लोग वहाँ से निकल कर पहुंचेंगे और पूरा प्लान तैयार है किसने किस दिन कहाँ ज्वाइन करना है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से कौम तैयार है, पूरी कौम तैयार है। लेकिन शेख साहब, आप अगर सिंध में नहीं, सिंध में आप लीड करते तो सिंध से इस वक्त काफिले को कौन लीड करेगा? रैलीज जो निकल रही हैं, जो काफिले आएंगे लाहौर तक, उनको कौन लीड कर रहा है इस वक्त? देखिए, सिंध में हमारे प्रेसिडेंट हैं अली जैदी साहब, ही इज लीडिंग सिंध, जो कि वो हमारे सिंध के सदर हैं। उनके साथ पूरी हमारी जो तंजीम है अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ मौजूद है और अपने अपने तौर पर अपने अपने रीजन में, अपने डिवीजन में, अपने जिले में जो हमारे तंजीमी ओहदेदारान हैं वो उसको लीड कर रहे हैं। उसके साथ जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे दीगर लोग हैं, वो उनके राब्ते में, कोऑर्डिनेशन में हैं। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हमारा वर्कर्स सब हमारे साथ उनके साथ हैं। वहाँ जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, ही इज लीडिंग फ्रॉम सिंध और इंशाल्लाह वो इनको लीड कर रहे हैं। शेख साहब, अरशद शरीफ की शहादत के बाद हर वो सहाफ़ी जो सच बोलने का ख्वाहां था, जो सच बोलता था, उसके दिल में यकीनन एक खौफ पैदा हुआ और वो सोचता है कि यार कहीं ये सच बोलने की वजह से मुझे भी ना मार दिया जाए। सवाल आपसे यह है कि इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, आप जानते हैं कि आपके मुखालिफ किसी भी हद तक गिर सकते हैं, बिलो द बेल्ट वार कर सकते हैं। तैयारी क्या है शेख साहब? देखिए, मैं समझता हूँ कि शहीद इनकलाब शहीद अरशद शरीफ का नाम आते ही हर दिल डूब जाता है और जिस अंदाज से कल जो जनाजा हुआ है फैसल मस्जिद में, उसने कोई खुली किताब था, उसने बता दिया कि कौन क्या चाहती है, कौन क्या समझती है और ये भी साबित हो गया इन 3 दिनों में ये कौन के कातिल कौन। मैं समझता हूँ कि बिलो द बेल्ट से किस्सा आगे जा चुका है, ये तो शहरगों तक पहुंच चुका है। बिलो द बेल्ट तो होता था बेचारे शहबाज गिल के साथ बिलो द बेल्ट हुआ, आजम सबाती साहब के साथ बिलो द बेल्ट हुआ, ओरिजिनली मुहावरे में नहीं वैसे बिलो द बेल्ट हुआ उनके साथ जो हुआ। लेकिन अब अरशद शरीफ साहब के शहीद के बाद तो सूरत हाल बहुत खतरनाक है। लेकिन जब तहारीक होती है, जब इनकलाब होता है, जब इन गुलामों से जो किसी की ख्वाहिशात के ऊपर हुकूमत में बिठाए गए होते हैं, जब वो लोग जो पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे नहीं होते, जो अमेरिका के, इसराइल के और दीगर के नुमाइंदों के तौर पर इक़्तिदार पर बैठ जमे हुए होते हैं, उसके लिए फिर जान की क्या परवाह। मैं कहना चाहता हूँ सबसे ज्यादा तो जान हथेली पे हमारे कप्तान ने रखी हुई है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस वक्त मतलब पाकिस्तान एक नई तरफ जा रहा है और हमें उन लाखों जानों का भी ख्याल करना है जो 1947 और उससे पहले की तहरीक में हमारे माओ ने अपनी इज्जतें गंवाई, बहनों ने, हमारे बुजुर्गों ने जाने दी, जवानों ने उस वक्त के। तो जान के बगैर तो कदा ये इनकलाब नहीं आया करते, ये आज़ादी नहीं मिला करती। लाजिम बात यह है कि कोई आपस लोकल इशू नहीं है, इंटरनेशनली पाकिस्तान को, हमारी कौम को गुलाम रखा गया। तो आप ठीक फरमा रहे हैं, देयर आर सो मेनी थ्रेट्स, सीरियस थ्रेट्स, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया है। जब से उन्होंने निकाला था, अगला दिन वो अल्लाह ताला ने लोगों के जहन में डाला था, जो लोगों के दिल फेर दिए थे। अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला भी है और जान तो जानी है। अगर जान जानी है तो हम सब अपनी जान देने को तैयार हैं, लेकिन अपने बच्चों को, अपनी कौम को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को हम तबाह बर्बाद नहीं कर सकते सिर्फ इस खौफ में कहीं मार दिए ना जाए। मैंने कहा जो लोग इस खौफ से, मौत उनको भी आ जाती है जो कहते हैं मार ना दिए जाए, घर में बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जाता है, कोई अंधी गोली आके लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जान तो जानी है, लेकिन एक कॉज के लिए अगर जान जानी है उसका इंशाल्लाह वो हमारा हम सब पर फर्ज है, हम सब पर कर्ज है इसका, इस कौम का, इन बच्चों का, हमारे बुजुर्गों का जिन्होंने 47 में आजादी ली थी, कि अब निकलना पड़ेगा हकीकी आजादी के लिए। जान छुड़ानी पड़ेगी इंपोर्टेड हुक्मरानों से, जान छुड़ानी पड़ेगी जिन्होंने 6 महीने में पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ दिया। कोई साफी, अब देखिए ना इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, आजम सवाती से क्या हुआ, शहबाज गिल से क्या हुआ, जमील फारूकी साहब से क्या हुआ, कल बेचारे बुजुर्ग बाबा जी 75 साल के चौधरी गुलाम हुसैन साहब को पकड़ लिया, क्या हुआ,
किस तरफ जा रहा है, ऐसे रुका नहीं करता। ये इक़दामात तेल का किरदार अदा करते हैं, ये फ्यूल बनते हैं तहरीक में। जो भी एडवाइजर्स हैं, जो भी इनको समझाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, एक अरशद शरीफ को आपने अरशद शरीफ को जिंदा कर दिया। वैसे भी शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। अरशद शरीफ शहीद ने साबित कर दिया कि कौम बहुत कुछ समझ चुकी है। तो नींद से बेदार हो चुकी है अब कौम, गफलत की नींद से, और जो तहरीक चल रही है उसमें कौम का हिस्सा जिस तरह से है वो हम सब देख रहे हैं। अच्छा शेख साहब, मैं यहाँ पे आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आपका ताल्लुक सिंध से है और फैसल वाडवा साहब का भी जो है वो ताल्लुक सिंध से ही है, वहीं से थे वो, लेकिन रातों रात फैसल साहब को क्या हुआ अचानक से, उनमें इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि फैसल वाडा साहब इसी किस्म के किरदार के मालिक एक शख्सियत थे, पूरी पार्टी को नापसंद थे, ना जाने क्यों थे। मैं समझता हूँ कि चले एक और किरदार बेनकाब हो गया, पहले ही बेनकाब हो गया, क्या पता ये खंजर अगर उस वक्त आगे लगता हम कहीं बीच में होते। शेख साहब, ऐसे और कितने खंजर हैं पार्टी में? नहीं, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। देखिए, कुछ पता तो नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं, इनका तो पता था तकरीबन, ये नहीं थे हमारे। और मैं कहना चाहता हूँ कि फैसल वाडा को सोचना चाहिए था, कहाँ फैसल वाडा और कहाँ सेनेटर, कहाँ फैसल तो वाडा। अभी फिलहाल क्या स्टेटस है फैसल साहब का? पार्टी में शोकॉज का वेट कर रहे हैं या अब ये नहीं है पार्टी में? उनकी नौकरियां कैंसिल करती है। मैं क्लियर तो करने दीजिए मुझे, उनको शोकॉज नोटिस मिल गया है, पार्टी की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा है कि उनकी जो बयान था वो पार्टी पॉलिसी नहीं थी, और हम समझते हैं कि हमारे लोगों को डराने के लिए, कौम को डराने के लिए उनसे एक लाजिम बात है। देखिए, जब जंग होती है ना, बड़ी मल्टी डायरेक्शनल वारफेयर होता है। इस मल्टी डायरेक्शनल वारफेयर में वो भी एक मिसाइल आया, लेकिन ठुस हो गया, गिरने से पहले ही वो ऊपर ही फारिग हो गया। एक मिसाइल आया, मिसाइल फेंका गया, लेकिन फटने से पहले खुद ही फट गया वो, क्योंकि जिस अंदाज से राना सनाउल्लाह ने उसके ऊपर बात की, जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी पर चलती है तो सब समझ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। शेख साहब, आपने वर्ड यूज किया मल्टी डायरेक्शनल वॉरफेयर, क्या हम इसी को 5th जनरेशन वॉरफेयर भी कह सकते हैं? देखिए, 5th जनरेशन वॉरफेयर तो मौजूद है ना, लेकिन मैं कहता हूँ वो तो चले, हम कहते हैं कि वो तरीके से वो तो कई साल से पाकिस्तान में लागू की गई है। उसमें देखा था आपने कि कोई यूरोपीय यूनियन की पता नहीं क्या थी, वो कोई डिस इन्फॉर्मेशन फैक्ट्रीज में मौजूद थी, क्या था, इंडिया से क्या होता है। 5th जनरेशन वॉरफेयर का तो हम शिकार हैं, लेकिन इस वक्त मल्टी डायरेक्शनल वॉरफेयर चल रहा है, जिसमें ग्राउंड पे भी होगा, जिस पे गिरफ्तारियां भी होंगी, जिस पे हमले भी होंगे, जिसमें गद्दार भी पैदा करने की कोशिश की जाएगी। जिसका ईमान कमजोर हो और जो असल ना हो तो वो गद्दारी कर सकता है। मैं कहना चाहता हूँ इमरान खान से गद्दारी करने वाले को कौम माफ नहीं करेगी, उसके बच्चे माफ नहीं करेंगे, उसका अगर खून ठीक होगा उसका कोई घर में उसको माफ नहीं करेगा। लेकिन बात यह कि मैं समझता हूँ आज हम सब लोग जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, जो पूरी कौम खान के साथ खड़ी है, पूरी कौम तो खड़ी है ना जी, 90% कौम खड़ी है, 10% पटवारी है और उनके हवारी है, वो बचे हुए, बाकी कौन बच गया? शेख साहब, वजीर आजम के एक ऑडियो लीक के बाद एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था और आम लोगों को समझ में आया था इसके माने क्या है। वो वर्ड था ऑप्टिक्स। जो इस वक्त करंट पीटीआई के ऑप्टिक्स हैं, लग ये रहा है कि इमरान खान साहब पंजाब में अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करने के लिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, एंड ही इज श्योर ऑफ द फैक्ट कि पेशावर से जो मेरे वर्कर्स हैं वो तो मुझे मालूम है आएंगे, सिंध से भी आएंगे, लेकिन ज्यादा मेहनत इस वक्त लाहौर पंजाब में हो रही है। देखिए, कुछ रियलिटीज होती हैं, बंदा कहे या ना कहे, पाकिस्तान का 65% 70% जो है वो पंजाब है, और पंजाब का एक मेन रोल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह केपी जो है वो कुक हो चुके हैं ना, जो वहाँ हमारी दो सेकंड टर्न हमारी मौजूद है, 2/3 मेजोरिटी है, तो केपी कहलाता है कि वहाँ पीटीआई माशाल्लाह अपने पंजे गाड़ चुकी है। पंजाब में स्टिल भी, मतलब ये 2 इलेक्शन में पंजाब ने भी साबित कर दिया, जो एमपीएस का इलेक्शन था उसके बाद पंजाब में भी एक सैंपल मिल गया हमें कि अर्बन पंजाब हो या रूरल पंजाब हो, सेंट्रल पंजाब हो या साउथ पंजाब हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को हर जगह से वोट मिला है। लेकिन अल्टीमेटली कप्तान की स्ट्रेटजी होती है, स्पिन बॉल कब करानी है, फास्ट कब करानी है, लेग पे कब करानी है, फ्रंट फुट पे। कराची वालों को स्लो बॉल मिलती है हमेशा जी, वो स्लो बॉल मिलती है कराची वालों को हमेशा। क्या कराची जरा दूर है ना, वहां भी तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। हम इंतजार कर रहे हैं तब्दीली का। हम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं हलीम साहब। शेख साहब, शेख साहब
जतोई साहब को खुशखबरी दे दूं, जतोई साहब को इंशाअल्लाह नेक्स्ट हुकूमत सिंध में कप्तान जे खिलाड़ी जी होंगी इंशाअल्लाह। आमीन आमीन इंशाअल्लाह, हमारी दुआएं, हमने भी वोट दिया था। जुम्मे का मुबारक दिन। अच्छा शेख साहब, आप स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे, ये बताइएगा कि आगे 6 दिन के बाद आप लोगों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फर्दर स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि राना सना साहब की धमकियां आ रही हैं, जिस तरह से वो थ्रेट कर रहे हैं, और आप लोगों ने भी कहा आप लोग रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे। 6 दिन का पुरअमन जो है ये एक तरीके से जो बड़ा होने वाला है, क्या ये आप धरने की सोच इख्तियार कर सकता है? और अगर वो हुकूमत नहीं देती है आपको तारीख इलेक्शन के लिए, तो अगला प्लान क्या है आपका? देखिए, दो बातें जो हकीकत है कि प्लान कल क्या होना है कप्तान के अलावा किसी को नहीं पता। ये रियलिटी है। हम में से कोई भी अगर ये कहे, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पार्टी की सीनियर कमेटी का मेंबर हूँ, लेकिन जो भी बात करता है वो गलत समझता है। कप्तान के पास वही प्लान है जो कप्तान ने दे दिया, बाकी आगे अगर कोई डार्क में है तो किसी को नहीं पता, अगर पता भी है तो नहीं बताएगा आपको, चूंकि पहले हमने 25 तारीख को बता के देख लिया। बाकी हमारा प्लान ये है कि जो लिखा हुआ है सामने कि हम आइन के तहत एक पुरअमन मार्च हम निकाल रहे हैं, जो हमारा आइन में हक है, हमारा असेंबल होना, हमारा मूव करना, हमारा गैदर होना, हम बिल्कुल आइन के दायरे में रहते हुए इस्लामाबाद जा रहे हैं। लेकिन जो आपने धमकियों की बात की, राना सनातन की धमकियां हुआ करती थी, अब वो रह गई है गीदड़ भभकियां। धमकी कन्वर्ट हो गई है गीदड़ भभकी में। जब वो धमकी दे रहे होते हैं, पसीने आ रहे होते हैं, मुंह से पता नहीं क्या क्या उनके निकल रहा होता है, झाग सा निकल रहा होता है, अब उनकी कान पे अलग टांग रही होती हैं। अगर मैं कहना चाहता हूँ, डिमांड है गोल से मेरी, राणा साहब की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो पूरी इन्हें लिया कर, यहाँ तक नहीं टांगों तक लिया कीजिए। आपको नीचे से राणा साहब ऐसे नजर आएंगे इंशाल्लाह, ऊपर से बड़े जोर लगाते, लेकिन कहाँ पे उनकी टांग की नजर आएंगी। अगर पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रेम थोड़ा बढ़ा दीजिए उनका, सब कुछ सामने आ जाएगा। राणा सनाउल्लाह का इस वक्त बड़ी हालत पतली है बेचारे की। एक जिले का मिनिस्टर साहब है, वो एक जिले की गवर्नमेंट है, और उनको पता है कि कौम निकल रही है, इन्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन शेख साहब इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतजाम तो काफ़ी सख्त हैं, कंटेनर्स भी जगह जगह नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता राणा साहब ने 25 तारीख जो 25 मई को हुआ था, पिछली बार हुआ था, उन्होंने वो दोबारा से करने की कोशिश की, क्योंकि काफ़ी सारे पुलिस एहलकार भी वहाँ पे बुला लिए गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं, आंसू गैस, ड्रोन के जरिए हमले, वही रबर बुलेट्स। आपने बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी है सर? जहाँ आपने पुलिस की बात की है, तो आज मेरी पिटीशन लगी हुई है सिंध हाई कोर्ट में भी। सिंध की 6000 पुलिस भी इस्लामाबाद बुलाई गई है, जबकि सिंध का लोकल गवर्नमेंट इसलिए कैंसिल किया गया था इलेक्शंस के, जी हमारी पुलिस अवेलेबल नहीं है, वो सैलाब जदगान के साथ है। हाँ, इलेक्शन तो इलेक्शन नहीं हो सकते, मतलब वो एक आईनी इदारे को मना कर दिया। दूसरा कह दिया हमारी आईनी जिम्मेदारी है, वफाक गुजार है। 6000 पुलिस वाले बेचारे भेज दिए गए हैं ना, उन्हें वो वहां पहुंचे। तो मैंने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है, आज मेरी लग रही है, उम्मीद है कि हमें उसमें इंसाफ मिलेगा कि सिंध में टारगेट किलिंग हो रही है। बेचारी बच्ची सलाम मुतासरा बच्ची की इज्जत जाती है, इलेक्शन के लिए नहीं है, और इस्लामाबाद भेज दी गई। दूसरी बात देखिए, ये कंटेनर किसने लगाए हैं? कोई फरिश्ते लगा कर गए? नहीं, इंसानों ने लगाया। कोई तो कह रहे हैं फरिश्तों ने अप्रूवल दिया है। नहीं, यही क्रेने थी। अरे ये हमारे जज्बे, ये कंटेनर, ये खिलौने बन जाएंगे, माचिस की डिबियां बन जाएंगी, जो इन्होंने हमारे रास्ते को रोकने के लिए। लेकिन डी चौक हम नहीं जा रहे। डी चौक में क्या पूरी दीवार लगा दो कंटेनरों की? हमने कहा हम नहीं जा रहे हैं। बाकी अगर रास्ते में गैर कानूनी कंटेनर्स होंगे, आप वो हवाओं में उड़ते देखेंगे इस जोश से। मैंने डी चौक के कंटेनर्स को उड़ते हुए देखा था, मैंने डी चौक के पिछली दफा कंटेनर्स को हटते हुए देखा था। जहां हमने नहीं जाना वहां बेशक लगा दो, हम जा ही नहीं रहे। लेकिन जो गैर कानूनी कंटेनर्स होंगे, वो इंसान ही लगाता है, इंसान ही हटाता है, मशीन ही लगाती है, मशीन ही हटाती है। लगाते हैं डरपोक लोग, हटाते हैं निडर लोग। जज्बा, जुनून, जोश, ये कंटेनर हवा में उड़ते नजर आएंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। और बाकी ये जो फाशिस्ट हुकूमत कह रही है, रबड़ की गोलियां, आंसू गैस, ड्रोन, मैं कहना चाहता हूँ मारने दो और बेनकाब हो। 25 तारीख के बाद ये समझते हैं जीत गए, हम समझते हैं ये हार गए। 25 तारीख को जो जुल्म किया, मैं डी चौक पे था सारी रात, जिस तरीके से बुजुर्गों पे, बच्चों पे इन्होंने, कोई कश्मीर जैसे हालात, अल्लाह माफ करे, फलस्तीन और कश्मीर जैसे हालात नजर आए, ये गंदे होंगे। इनका हर तदबीर उल्टी हो रही है, कहते हैं ना उल्टी हो गई सब तदबीरें। जो कर रहे हैं वो नेगेटिव जा रहा है, जो कुछ इन्होंने किया वो नेगेटिव किया, जिसको पकड़ा उसका इम्पैक्ट गलत आया, जो कुछ इन्होंने किया उसका इम्पैक्ट गलत है। मुझे 23 दिन जेल में रखा ना,
मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने मुझे बाहर ज्यादा इज्जत दे दी है। अब मुझे पूरे पाकिस्तान में लोग, कोई मिलता है, कोई कहता है, कोई कुछ करता है, तो जिस तरीके से इन्होंने साफी हजरात को पकड़ा, बोल के साथ ज्यादती की गई, बोल को बंद किया, बोल आसमान पे पहुंच गया, नंबर 1 चैनल पाकिस्तान का हो गया। अब बताइए ना, छोड़िए हमारी मिसाल, आपके साथ जो कुछ हुआ, आज बोल अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ पहुंच गया है। आज पाकिस्तानी बोल को अपनी आवाज समझने लगे हैं। लोग समझ रहे हैं कि हमारे दिल में जो है वो बोल की स्क्रीन के ऊपर है, ऊपर चला जाता है। ये जो कुछ करना चाहते हैं, क्या कर लिया, जो कुछ आपके साथ किया। एक बहुत बड़ी मिसाल बोल टीवी है, जो आपके साथ किया वो कौम के साथ करते हैं, ऊपर जाता है किसी शख्स के साथ। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसान जिहाद के उसमें निकले, चूंकि जालिम हुक्मरान के खिलाफ, गद्दार के खिलाफ निकलना भी जिहाद है। जब इंसान एक जज्बे के साथ, मैं बता रहा हूँ तो साहब, इस दफा जज्बा है, आप लोग समझ नहीं रहे। आप तो समझ रहे हैं बहुत सारे लोग कि न जाने की सियासत हो रही है, रैली हो रही है, नहीं है। यकीन जानिए, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मेरी अगर जान चली जाए ना, मैं कसम ले लीजिए, मैं तैयार हूँ कि इस पर चली जाए। शायद अल्लाह ताला उसका अजर में मुझे, मेरे बच्चों को भी देगा और मेरी कौम को मिलेगा। इस वक्त जज्बा कुछ और है। डरता वो है जिसको पता हो कि मुझे गोली लग जाएगी, मेरे चोट लग जाएगी, मैं अंदर चला जाऊंगा। हमें जेल में डालना है डाल दो। खान साहब भी कहते हैं मैं तो बैग तैयार है हर वक्त उनका। जेल में डालना है डाल दो, मारना है मार दो। तब्दीली रुकेगी नहीं, इनकलाब रुकेगा नहीं। इस पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी मिलेगी जिसका इंतजार 75 साल से। ये इंशाल्लाह आज जो मार्च निकलेगा, इंशाल्लाह अपने इख्तिताम पे सारा गंद, 75 साल का जो गंद है इस पाकिस्तान में, इंशाल्लाह बहा कर ले जाएगा। यही मार्च जो निकलेगा हकीकी आज़ादी का, इंशाल्लाह ये स्टेटस को तोड़ देगा। ये वो तमाम जो खराफात पाकिस्तान के साथ की गई, पाकिस्तान कैसे 2 टुकड़े हुआ, पाकिस्तान को कैसे नीचे गया, पाकिस्तान की इकॉनमी कैसे तबाह हुई, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कैसे तबाह हुई, इंशाल्लाह ये सारे बदले इंशाल्लाह लेगा। और ये सारे गंद को समेट कर ये मार्च के लोग इंशाल्लाह जाके फेंक देंगे। नाला लई में फेंके, किसी दरिया चनाब में फेंके। सर, इस गंद को रिसाइकिल भी करना पड़ेगा और लॉन्ड्री में भी भेजना पड़ेगा सर। काफी गंद है, इसकी सफाई नहीं की हमने। अगर इसको नाले में फेंक दिया ना सर, ये घूम के वापस आएगा। नहीं जी, ये भूल जाए, पहले हुआ करता था। ना किसी ने लॉन्ड्री में चलना है, ना किसी ने वो कर देना है। शेख साहब हमारे साथ रहिए, शेख साहब साथ रहिए। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आप जारी रखेंगे। प्लीज स्टे विद अस। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है, बात हो रही है लॉन्ग मार्च की। शेख साहब के इरादे पुख्ता हैं, शहादत के लिए भी वो तैयार हैं, और लग मुझे यही रहा है कि पीटीआई अब तब्दीली के बिना वापस